हेलो एवरीवन। आज है 30 जनवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 30 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि भारतीय रेलवे का जो पहला ह्यूमनॉइड रोबोट जो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है, इसका नाम हो जाएगा ASC अर्जुन। इसके अलावा दुनिया का पहला कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट शुरू किया है चाइना ने। वाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं चंद्रकांत लहरिया। हाल ही में महाराष्ट्र के जो डिप्टी CM रहे हैं अजीत पवार, इनका निधन हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 का जो संस्थागत कैटेगरी में मिला है, ये सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मिला है। फ्रांस की राष्ट्रीय विधानसभा ने 15 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। रिपब्लिक डे के मौके पर अभी जो 77 नंबर का रिपब्लिक डे रहा, इसमें पहली बार प्रदर्शित किए गए 2 कुबड़ वाले ऊंट जो कि किस क्षेत्र से संबंधित है? लद्दाख से। लकुंडी गांव में हाल ही में हुई खुदाई में किस काल के अवशेष मिले हैं? नवपाषाण काल के। नेशनल ज्योग्राफिक डे मनाया गया 27 जनवरी को और दुनिया का पहला व्यापक AI कानून ये लागू किया है साउथ कोरिया ने। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है, भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर के असम के मिसामारी हेलीकॉप्टर MRO हब की आधारशिला रखी है? तो भारतीय सेना ने इसके लिए हाथ मिलाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है MRO, इसका मतलब हुआ हेलीकॉप्टर के लिए मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की सुविधा असम के मिसामारी में मिल सकेगी। और ये सुविधा भारतीय सेना के सहयोग से, मतलब कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से भारतीय सेना ने शुरू कर दी है। अब स्थान आप याद रखिए, यह है असम का मिसामारी। इसका पर्पस है पूर्वी क्षेत्र में तैनात हेलीकॉप्टरों के रखरखाव के लिए, मरम्मत के लिए, परिचालन तत्परता को बढ़ावा देना। यहां से यदि बात की जाए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, जिसे आप HAL भी कह सकते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर ये कहां पर हो जाएगा? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में हो जाएगा। और फॉर्मेशन ईयर की यदि बात की जाए तो 1940 का फॉर्मेशन ईयर है, लेकिन तब इसे हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के नाम से जाना जाता था। 1964 में इसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पड़ा। DK सुनील जो है ये HAL के चेयरमैन और MD हो जाएंगे। ऑप्शन बी में DRDO के बारे में लिखा है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन ईयर 1958 है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है और समीर कामत इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। समीर कामत हालांकि पहले भी इसके अध्यक्ष थे, इनका कार्यकाल फिर से एक्सटेंड किया गया। यदि बात की जाए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, तो इसका जो फॉर्मेशन ईयर है 1954 हो जाएगा और बैंगलोर कर्नाटका में हेडक्वार्टर है। मनोज कुमार जो है इसके MD और चेयरमैन हो जाएंगे। यदि बात की जाए भारत डायनामिक्स लिमिटेड की, जिसे आप BDL भी कहते हैं, तो BDL का जो हेडक्वार्टर है ये आपका हो जाएगा हैदराबाद में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक ये लॉन्च किया है? तो देश का पहला मेनोपॉज क्लिनिक ये महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो महाराष्ट्र भारत का पहला सरकारी मेनोपॉज क्लिनिक लॉन्च कर चुका है। ये जो पहल है राज्य के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई है मकर संक्रांति के मौके पर, अभी 14 जनवरी को। इन क्लिनिकों का उद्देश्य महिलाओं के मेनोपॉज के दौरान जो फिजिकल और मेंटल या शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सहायता जो होती है ये प्रदान करना है, जिसमें कि विशेषज्ञ परामर्श और जांच भी शामिल है। यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ मेनोपॉज, या हिंदी में आप इसे कह सकते हैं रज्जो निवृत्ति, ये होती क्या है? देखिए, महिलाओं के जीवन में एक ऐसा फेस आता है जब उनके जो पीरियड्स होते हैं, जब उनके मासिक धर्म जो होते हैं ये परमानेंट यानी कि स्थायी रूप से बंद हो जाते हैं और ये आमतौर पर 45 से 55 के एज में होता है। जब लगातार 12 महीने तक पीरियड्स नहीं आते तो इसे मेनोपॉज माना जाता है और उस समय महिलाएं जो है काफी सारे फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस से गुजरती हैं। तो इसके लिए विशेषज्ञ परामर्श और जांच को शामिल किया गया है इस क्लिनिक में, जो फैसिलिटी दे रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अब देखिए, यहां से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप रिलेट कर सकते हैं। भारत के पहले की बात की जा रही है तो रॉलेट बिल लाने वाला जो पहला राज्य बना, ये बना है मध्य प्रदेश। रॉलेट बजट आप इसे कह सकते हैं। बिहार डिजिटल वोटिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। उत्तराखंड UCC लाने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा। सवाल तीसरा है,
मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल, इन्होंने किस वर्ष को कृषि वर्ष घोषित किया? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा 2026 का जो साल है इसे कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। कृषि एवं इनसे संबंधित जो क्षेत्र है, इसका बजट वर्ष जो 2002-03 में 600 करोड़ रुपए हुआ करता था, ये बढ़ करके 2024-25 में 27,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इस बात का जो उल्लेख है ये इसी मंगू भाई छगन भाई पटेल जो कि यहाँ के राज्यपाल हैं, इनके द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11 हैं। अभी रिसेंटली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट थी जिसके अनुसार 2025 में सबसे अधिक टाइगर्स की जो डेथ है ये मध्य प्रदेश में हुई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में जो NH-45 है यहाँ पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत करी है। दिसंबर 2025 में नक्सलवाद फ्री हो चुका है मध्य प्रदेश। धार जिले के भैसौला गांव में देश के पहले प्रधानमंत्री मित्र पार्क की आधारशिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रखी। जबलपुर में भारत का पहला हिंदी मीडियम का MBBS कॉलेज बनने जा रहा है। पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदल करके राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य किया गया। राहवीर योजना की शुरुआत की गई। देश की पहली GCC पॉलिसीज ने पेश करी 2025 में। प्रोजेक्ट चीता के तहत यहाँ बोत्सवाना से 8 चीते लाए जा रहे हैं। ग्वालियर है सिटी ऑफ म्यूजिक, सांची है सोलर सिटी और माधव टाइगर रिजर्व देश का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व हो जाएगा। गल्फ फूड 2026 ये किस शहर में आयोजित किया गया जिसमें कि भारत को पार्टनर कंट्री बनाया गया? तो ये जो गल्फ फूड 2026 था ये UAE के दुबई शहर में आयोजित किया गया था और भारत को भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया। और यह आयोजन के 31 वर्षों के इतिहास में पहली बार है जब भारत इसमें पार्टनर कंट्री चुना गया। दुबई UAE का प्रमुख शहर है जहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने भारत के बाहर अपना पहला कैंपस ओपन किया है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है ये बनने जा रहा है दुबई में, जो कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी 5 गुना ज्यादा बड़ा होगा। सऊदी अरब का शहर है जिद्दा, जो कि इसका प्रमुख औद्योगिक शहर आप रिलेट कर सकते हैं। पटना बिहार की कैपिटल जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किया गया। टॉप पर महाराष्ट्र, बिहार 15वें स्थान पर, शुभंकर इसका गज सिंह था। ओमान की कैपिटल मस्कट हो जाएगी। और यदि आप रिलेट करेंगे रिसेंटली ओमान के साथ जो भारत की एक्सरसाइज रही, नसीम अल बहर रिलेट कर सकते हैं। सवाल 5वां है, किसे हाल ही में जेसी डेनियल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसकी विजेता रही है शारदा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दिग्गज अभिनेत्री है जिन्हें 2024 का जेसी डेनियल अवार्ड है और मिला भी है। जेसी डेनियल अवार्ड के बारे में यदि बात की जाए तो केरला सरकार द्वारा मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान देने वाली व्यक्तियों को हर साल दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसमें 5 लाख रुपए की नगद राशि, एक प्रतिमा और सर्टिफिकेट मिलता है। रिसेंट के कुछ अवार्ड्स का यदि हम डिस्कशन करें तो भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र मिला है शुभांशु शुक्ला को। वाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय चंद्रकांत लहरिया बने। व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल कैटेगरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला सीता अशोक शेल्के को। 2025 का जो इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार है ग्रासा मशेल को मिला। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा को। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर जय शाह को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बेचलेट को। फीफा शांति प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को। फ्रांस का शेवेलियर अवार्ड थोटा थारानी। पेट्रियट ऑफ द ईयर मेलानिया ट्रंप। विश्व शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर। बुकर पुरस्कार डेविड जेले ने जीता है फ्लैश के लिए, जबकि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 का ये बानू मुस्ताक ने जीता था। किसके लिए? हार्ट लैम्प के लिए। तो दोनों अलग अलग चीजें याद रखेंगे। सवाल नंबर 6वां है, 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बनी है? तो ये हो जाएंगी पीवी सिंधु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया मास्टर्स में जीत के साथ ही 500 करियर सिंगल्स मैच जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनकर के इतिहास रचा। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। अभी एक करंट का फैक्ट आप रिलेट करेंगे तो हमने कुछ समय पहले डिस्कशन किया है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन के रूप में पीवी सिंधु की ही नियुक्ति की गई थी 2026 से 2029 के कार्यकाल के लिए। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का फॉर्मेशन ईयर 1934 है। कुआलालंपुर मलेशिया में हेडक्वार्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश लाब्धी स्टार्टअप द्वारा डेवलप किया जा रहा जो भारत का पहला इनफ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट है, इसका नाम क्या है? आंसर है इसका अंतरिक्ष हब।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो बैंगलोर बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है आकाश लाब्धी, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में इंक्यूबेटेड है, ये भारत का पहला इन्फ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट डेवलप करने जा रहा है। अब ये इन्फ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट है क्या? तो देखिए, अंतरिक्ष में रहने के लिए एक लचीली गुब्बारे जैसी संरचना आप कह सकते हैं, जो लॉन्च होने के टाइम में तो छोटी और हल्की होती है, लेकिन जब अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस में पहुंच जाती है तो वहां पहुंचने पर हवा भर करके यानी कि इन्फ्लेट रहने पर 6 गुना ज्यादा बड़ा स्थान घेर लेती है। इसे आप इजी लैंग्वेज में ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आप किसी ट्रिप पर प्लान कर रहे हैं कहीं जाने के लिए, आप बैग पैक कर लिए, अब इसमें आपको अपने साथ एक पिलो भी ले जाना है अपने कंफर्ट के लिए। अब पिलो का साइज तो क्या होता है, बड़ा होता है, इसके लिए आप एयर पिलो का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि ऐसा पिलो जिसमें आप बाद में हवा भर करके ऐसा पिलो उसका इस्तेमाल कर लिए और बाद में जब यूज नहीं करना है तो उसका हवा निकाल करके वापस अपने बैग में सेट कर दिए। तो क्या हुआ, ये आपके बैग में ज्यादा एरिया कवर नहीं करता और बाद में इसका यूज भी हो जाता है। सेम उसी तरीके से ये जो इन्फ्लेटेबल हैबिटेट है जो कि विकसित किया जा रहा है, जो भविष्य में या भविष्य के मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है, तो इनिशियल लेवल पर इनिशियल कक्षा मॉड्यूल का जो आयतन है ये 70 घन मीटर होगा, यानी कि 70 क्यूबिक मीटर होगा और इनिशियल लेवल पर है, बाद में ये 300 घन मीटर तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए काम कर रही है बैंगलोर की एक स्टार्टअप कंपनी आकाश लाब्धी, और इसका जो इन्फ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट है नाम दिया है इसने अंतरिक्ष हब। एक वैसे आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि भारत का जो पहला अर्धमानव रोबोट या इसे आप कह सकते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया था इसरो ने, इसका नाम व्योम मित्र था। सवाल नंबर 8वां है, उत्तराखंड में यूसीसी या इसे आप कह सकते हैं समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया गया था? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 213 के 213 के अंतर्गत ये लागू किया गया। पिछले साल तो और भी ज्यादा ये चर्चे में था। देखिए, ये अध्यादेश जो है राज्यपाल के द्वारा भारत के संविधान का जो आर्टिकल नंबर 213 है इसके अनुरूप लागू किया गया था। इस संशोधन में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और कार्यान्वयन में सुधार के लिए कुछ इसमें दंडात्मक, प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें सुधार भी किए गए हैं। लास्ट ईयर जनवरी के महीने में 27 जनवरी में उत्तराखंड में लागू हो चुका है यूसीसी और 27 जनवरी 2026 को इसकी पहली वर्षगांठ मनाई गई। तो मतलब कि ये जो राज्य है ना 27 जनवरी को यूसीसी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। देखिए, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये तो पहले से ही गोवा में लागू है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि वो देश की आजादी के पहले का टाइम था, लेकिन अब यदि हम देखें देश की आजादी के बाद ऐसा पहला राज्य जहां पर यूसीसी लागू हुआ ये आपका उत्तराखंड ही हो जाता है। यूसीसी कहने का मतलब है कि आप चाहे किसी भी धर्म या जाति के हो, सभी के लिए कानून एक समान होगा। और यहाँ पर आर्टिकल नंबर 123 की बात की जा रही है जिसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। आर्टिकल नंबर 108 के तहत संयुक्त का जो संयुक्त सत्र है ये बुलाया जाता है, संयुक्त बैठक आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 76। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि अटॉर्नी जनरल इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो ये 76 हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है, बांग्लादेश ने मानव रहित हवाई वाहनों या इसे आप कह सकते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवीज के स्थानीय उत्पादन और संयोजन के लिए किस कंट्री के साथ समझौता किया है? तो बांग्लादेश ने इसके लिए हाथ मिलाया है चाइना के साथ में, जो कि भारत का पड़ोसी है। बांग्लादेश ने चाइना के साथ यूएवीज के उत्पादन के लिए और संयोजन सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता किया है। ये समझौता बांग्लादेश का जो एयरफोर्स है और चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन के बीच हुआ है ढाका छावनी में, जो बांग्लादेश एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है यहाँ पर। ये जो पहल है इसका पर्पस है आयात पर यानी कि इसके इंपोर्ट पर निर्भरता को कम करना और बांग्लादेश की हवाई निगरानी और रक्षा क्षमताओं को मजबूती प्रदान करना। बांग्लादेश ये भारत का पड़ोसी है। 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद जो नया राष्ट्र बना था ये बांग्लादेश ही है। कैपिटल ढाका, करेंसी टका ये हो जाएगी। संप्रति और बोंगो सागर एक्सरसाइज भारत की बांग्लादेश के साथ ही आप रिलेट कर सकते हैं। सवाल 10वां है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है, यानी कि स्टेट माइक्रोब घोषित किया है? तो ये रिसेंटली केरला के ही द्वारा घोषित किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, केरला ने बैसिलस सबटिलिस को ऑफिशियली तौर पर अपना सूक्ष्म जीव, राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित कर दिया है।
जो कि इसके वैज्ञानिक और पारिस्थितिकी महत्व को शो करता है। ये एक प्रोबायोटिक जीवाणु है जो प्राकृतिक रूप से मानव आंत यानी कि गट और किण्वित खाद्यों में पाया जाता है, मतलब कि जो आपका फर्मेंटेड फूड होता है ना, इसमें पाया जाता है। और ये जो जीवाणु है आमतौर पर मिट्टी और वनस्पतियों में पाए जाते हैं। 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सबसे अच्छी तरीके से बढ़ता है, तो इसे राज्य सूक्ष्म जीव डिक्लेयर किया है केरला ने। ये एक वही केरला है जिसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम में देश की पहली एआई टीचर आइरिस लॉन्च की गई थी, और देश का पहला डिजिटल साक्षर राज्य भी केरला हो जाएगा। मैंने कल आपसे पूछा था ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जो साइना नेहवाल है, इन्होंने रिसेंटली संन्यास लिया। कौन कौन से अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, बोथ एंड भी। आज का सवाल है न्यूम्बो सेफ्टी सिटी इंडेक्स 2026 में कौन सा भारतीय शहर टॉप पर था? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।